जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर और हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास में सॉरी हरियाणा ग्रुप डी पुलिस जेल वार्डर 2026 जीके जीएस की क्लास में इंडिया जीके की क्लास में आज हमारी ये इंडिया जीके की क्लास नंबर 8 है, जो आपको डेली सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस का टाइम आपको यहाँ पे है। हरियाणा जीके हरियाणा मंथली करंट अफेयर्स बीच बीच में आपको करवाई जाएगी सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट मैंने बनवा दी है। 230 रुपीज में कंप्लीट PYQ ऑल सब्जेक्ट PDF और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में भी देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन, कदम राजवंश आधुनिक समय के एक प्राचीन शाही राजवंश था, कहाँ का था? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कदम राजवंश था कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश हुआ करता था, जिन्होंने उत्तरी कर्नाटक और कोंकण पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक का यानी कि कदम राजवंश के संस्थापक का जो नाम था वो था म्यूर शर्मन। म्यूर शर्मन इस कदम वंश के शासन और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी कौन सी थी? वैजयंती। वैजयंती या बनवासी इनकी राजधानी थी। वैजयंती या बनवासी, वैजयंती या बनवासी इनकी राजधानी थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? कर्नाटक। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जिम्मेदारी जानकारी भी मिलती है? तो वो है चालुक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश, जिनका संबंध राजपूत वंश से है और इस वंश के संस्थापक कौन थे? चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम। चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे मूलराज प्रथम और इनकी जो राजधानी थी वो थी अनहिलवाड़। इनकी राजधानी का क्या नाम था? अनहिलवाड़। और इस वंश के चालुक्य वंश के जो शासक थे वो जैन धर्म के संरक्षक थे। चालुक्य वंश के जो शासक थे कौन से धर्म के संरक्षक थे? जैन धर्म के। और इस वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने लूटा था किसको? सोमनाथ मंदिर को। सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किसने किया था? महमूद गजनवी ने। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में। भीम प्रथम कौन से वंश से संबंध है? चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और भीम प्रथम का एक मंत्री था विमल शाह। भीम प्रथम का मंत्री विमल शाह, जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया था दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विमल शाह के द्वारा करवाया गया था। और विमल शाह कौन था? ये भीम प्रथम जो चालुक्य वंश के शासक थे उनका मंत्री था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है? राजतरंगिणी सबसे पहले किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, कल्हण के। और कश्मीर के इतिहास के बारे में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाए? कश्मीर का जो अकबर है वो जैन उल अबिदीन को कहा जाता है। कश्मीर का अकबर जैन उल अबिदीन को कहा जाता है। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा जो है राजतरंगिणी लिखी गई थी, जिसके अंदर कश्मीर का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे? उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। भाई, संगीत पर संगीत नाम राज की जो रचना है वो महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और महाराणा जो कुंभा थे वो कौन से वंश से संबंध रखते थे? सिसोदिया वंश से। महाराणा कुंभा सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे, सिसोदिया वंश से। ठीक है, और कहाँ के महाराणा थे यानी कि कहाँ के महाराजा थे ये? महाराणा कुंभा मेवाड़ के, जिनको महाराणा कुंभकर्ण भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में, कहां पर? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था?
विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और मालवा के शासक पर विजय प्राप्त की थी इन्होंने, मालवा के शासक पर, इसलिए निर्माण करवाया गया था। कुंभलगढ़ दुर्ग भी किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे। तो उनका नाम क्या था? बसवन्ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रह जाएगा, बसवन्ना। एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे, भक्ति भंडारी भी इनको कहा जाता है। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? अनंगपाल, अनंगपाल थे तोमर राजवंश के या राजपूत वंश। तोमर वंश को राजपूत वंश भी कहा जाता था। अनंगपाल तोमर तोमर वंश के शासक थे। तोमर वंश कौन सा राजवंश था? तोमर वंश राजपूत वंश से संबंध रखते थे, राजपूत वंश से संबंध रखते थे। ठीक है। अनंगपाल तोमर ने ढिलिकापुरी, ढिलिकापुरी यानी कि जिसको बाद में दिल्ली कहा जाने लगा, तो अनंगपाल तोमर के द्वारा ढिलिकापुरी की स्थापना की थी, जिसको बाद में दिल्ली के रूप में जाना गया। ठीक है। और महरौली जो महरौली के अंदर जो लौह स्तंभ स्थित है, महरौली लौह स्तंभ, महरौली के अंदर है लौह स्तंभ, उसको भी दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था? अनंगपाल तोमर के द्वारा लाया गया था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो विजय प्राप्त की थी वो 712 ईस्वी में प्राप्त की थी। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों की सिंध विजय, अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण कहा जाता है। अरबों का भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसको कहा जाता है? अरबों की सिंध पर विजय को कहा जाता है। और अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। अकबर के आक्रमण के समय, सॉरी, अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर। ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा। किस पुस्तक से हमें अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में पता चलता है? अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में हमें पता चलता है चचनामा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, चचनामा। ठीक है। इस पुस्तक से हमें 7वीं 8वीं शताब्दी के सिंध के इतिहास की जानकारी मिलती है। अरबों का भारत में आगे बढ़ने से गुर्जर प्रतिहार जो राजा थे और राजपूत राजा थे, उन्होंने रोका था अरबों को आगे बढ़ने से भारत के अंदर। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया था? किसके आदेश से किया था? मुस्लिम खलीफा अल वालिद, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। और 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किसको जीता था? मुल्तान को जीता था। मुल्तान को जीतने का काम किसने किया था? 713 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत में पहला अरब आक्रमण 636 ईस्वी के अंदर हुआ था, पहला अरब आक्रमण। और ये जो आक्रमण था वो असफल रहा था। ठीक है। तो राइट ऑप्शन, मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध आक्रमण किया? मुस्लिम खलीफा उल वालिद। नेक्स्ट है, गजनी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गजनी राजवंश की स्थापना की गई थी अल्पतगीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, अल्पतगीन। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी के तख्ते पर बैठा था। वही गजनी साम्राज्य के तख्ते पर बैठा था। भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक, अगर आपसे पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक का नाम बताइए, तो उसका नाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जिन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, प्रथम तुर्क शासक था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक यानी कि मुस्लिम शासक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजा थे जिनका नाम था आनंदपाल, उनको पराजित किया था। और महमूद गजनवी को और क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मूर्तियों को तोड़ने का काम किया था मंदिर के अंदर।
कुतुबी किस सुल्तान का दरबारी था? कुतुबी था भाई महमूद गजनवी का। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, कुतुबी महमूद गजनवी का क्या था? दरबारी था। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सोमनाथ मंदिर का भाई महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी के अंदर लूटा था और इस हमले के बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था भाई। भीमदेव प्रथम, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कब किया था? कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018 ईस्वी के अंदर, 1018 ईस्वी के अंदर। ठीक है। अलबरूनी अरबी और फारसी भाषा का जानकार था और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था। अगर आपसे पूछा जाए जो अलबरूनी थे वो किसके शासन के दौरान भारत के अंदर आए थे? महमूद गजनवी के आक्रमण के समय आए थे। महमूद गजनवी का दरबारी था अलबरूनी और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हो गई थी? 1030 के अंदर हो गई थी महमूद गजनवी की मृत्यु। नेक्स्ट, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था भाई? किस किस के बीच में लड़ा गया था पेशावर का युद्ध? राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था और महमूद गजनवी के बीच में लड़ा गया था। 1001 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था और इसके अंदर हार किसकी हुई थी भाई? राजा जयपाल की इसके अंदर हार हो गई थी। नेक्स्ट, और उसने आत्महत्या कर ली थी। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूटा था? तो कौन थे वो थे महमूद गजनवी 1025 ईस्वी के अंदर, और इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मंदिर की पूरी संपत्ति को लूट लिया था और सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करके महमूद गजनवी का भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभियान था ये। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखा गया? अभी मैंने आपको बताया अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अलबरूनी 11वीं शताब्दी में किसके साथ भारत आया था भाई? वो आया था महमूद गजनवी के साथ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। अभी मैंने आपको बताया महमूद गजनवी का दरबारी था अलबरूनी, पहला मुसलमान था जिन्होंने पुराणों को पढ़ा था, अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था। ठीक है, महमूद गजनवी के समय भारत के अंदर आया था और गजनवी का दरबारी था। ठीक है, अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का किसके खिलाफ था? 1027 ईस्वी में आखिरी आक्रमण, अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का जाटों के विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट, आला और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? चंदेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, चंदेल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी का सबसे पहले पराजित करने का काम किया था मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के जो चालुक्य शासक थे मूलराज द्वितीय कौन से वंश से संबंध रखते थे? चालुक्य वंश से संबंध रखते थे। मोहम्मद गोरी को एक पर्वत है गुजरात के अंदर आबू पर्वत, आबू पर्वत पर बुरी तरह से इनको पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? मूलराज द्वितीय ने, जो चालुक्य शासक थे। मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया था और वो सफल रहा था, और सबसे अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 में। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर अंकित थी? देवी लक्ष्मी की आकृति मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मोहम्मद गोरी के सिक्कों के एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ होता था, कलमा जो मुस्लिम पढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हो गई थी? मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी के अंदर हो गई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद तुर्की साम्राज्य का शासन 3 गुलाम यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक,
इन्होंने संभाला, यल्दौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। पहला कब लड़ा गया? 1191 में। किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। दूसरे युद्ध में, दूसरा युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया, लेकिन इसके अंदर मोहम्मद गौरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था भाई? चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर विजयी कौन हुए थे? मोहम्मद गौरी इसके अंदर विजय हो गए थे। ठीक है। और जयचंद की पुत्री का क्या नाम था? शोंगिता। शोंगिता। नेक्स्ट, दीवान ए अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन किसका एक विभाग था? दीवान ए अर्ज किसका एक विभाग था? सैन्य सेवा का एक विभाग था। सैन्य सेवा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी के सेनापति थे जिन्होंने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी? मोहम्मद गौरी के सेनापति भी थे और गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। गुलाम वंश कब से कब तक है? 1206 से लेकर 1290 ईस्वी। गुलाम वंश का जो शासक रहा है वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। और मोहम्मद गौरी के सेनापति थे, भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी तक। लाखों का दान करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श की उपाधि, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, लाखों का दान करने वाला। गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कहीं सोचो कि मामलुक तो पढ़ाया नहीं, तो गुलाम वंश को अन्य मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माता भी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शहर में कुवैतुल इस्लाम मस्जिद है? कुवैतुल इस्लाम है भाई दिल्ली के अंदर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। कुतुब मीनार के पास में है, कुतुब मीनार के पास में है। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक अभी बताया 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। यानी कि गुलाम वंश जो था, भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था और 1290 तक गुलाम वंश जो है शासन किया था। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी, चंद्रमा का स्वामी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए कौन सी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर। नेक्स्ट, गुलामों का गुलाम निम्न में से किसको कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश की राजधानी कौन सी थी? इल्तुतमिश की राजधानी थी दिल्ली। ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल, तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल, तुर्कान ए चहलगामी किसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। 1200 भारत के अंदर सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। दिल्ली सल्तनत के शासक हैं इल्तुतमिश, जिन्होंने 1211-21 ईस्वी में दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से बचाया था। दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था? 1221 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट, टंका जो एक चांदी का सिक्का था, निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था? चांदी का सिक्का टंका जिसको बोला जाता है, इल्तुतमिश ने चलाया था। चांदी का टंका, तांबे का जित्तल, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल।
तांबे का जित्तल, ये किसके द्वारा चलाए गए थे? इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए थे। चांदी का सिक्का जिनको टंका कहा जाता था। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाया गया था 1240 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी भाई? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल के अंदर कर दी गई थी, 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, बलबन एक तुर्क था, बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था, तो उन्होंने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1266 से लेकर 1286 तक बलबन का शासनकाल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 ईस्वी में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? नाम था उनका तुगरिल बेग। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र था। किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का पुत्र था। बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी थी? बलबन को उलुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमद ने दी थी, नसीरुद्दीन महमद ने। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बनाया गया था। भारत का प्रथम मकबरा है बलबन का मकबरा, बलबन का मकबरा। और बलबन का मकबरा कहां पर है? दिल्ली के अंदर राय पिथौरा किले के पास में है। ठीक है, राय पिथौरा किले के पास में दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था? सिजदा और पैबोस, राइट ऑप्शन गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। लाहौर रक्त नीति, बलबन से संबंधित और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाहौर रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लाहौर रक्त नीति बलबन ने। ठीक है, सिजदा और पैबोस की व्यवस्था। पारसी त्योहार नौरोज, नौरोज या जिसको आप नवरोज कहते हैं, नवरोज पारसी त्योहार है। पारसी त्योहार नवरोज की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। सिजदा पैबोस, पैबोस नीति की उपाधि धारण की थी, यानी कि सिजदा से पैरों में और पैबोस में जैसे घुटनों के बल राजा के सामने सिर झुकाना होता था। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग का गठन किया गया था। दीवान ए अर्ज। तुर्कान ए चहलगामी चालीसा दल का गठन भी किया गया था। चालीसा दल का दमन किया था, गठन नहीं दमन। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी, इसका दमन भी किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा भी मैंने आपको बताया, गयासुद्दीन बलबन। लगा दोगे ऑप्शन नंबर बी लगा दोगे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? ब्रीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रीद ए मुमालिक। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उनकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी, तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था दीवान ए विजारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दीवान ए विजारत। दीवान ए वकूफ किसको बोला जाता था? दीवान ए वकूफ, देखिए दीवान ए विजारत एक वजीर जो हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, एक वजीर हुआ करता था। तो वजीर से संबंधित था ये एक विभाग। इसका कार्य क्या था? जितना भी फाइनेंस यानी कि जो लेखा जोखा था, जितना भी लोक प्रशासन था, उसके ऊपर पूरा का पूरा नियंत्रण करना इसका काम था, दीवान विजारत। ठीक है,
दीवान वकूफ जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक विभाग स्थापना की गई थी। इसका कार्य था व्यय संबंधित कागजात जितने भी खर्चा जो हुआ है उसका देखभाल करना, वकूफ। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व संभालना उससे संबंधित एक विभाग था। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि से संबंधित विभाग था, कृषि से संबंधित विभाग था। नेक्स्ट, मैंने इसलिए करवाए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा ग्रुप डी के अंदर, तो आपको भी करना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? बंदगान के रूप में किसको जाना जाता था? शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगर, धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम। उनको किस नाम से जाना जाता था? बंदगान के नाम से जाना जाता था, दीवान ए बंदगान। ठीक है, सेना के लिए जो खरीदे गए जो खास गुलाम थे उनको जाना जाता था। प्रसिद्ध विद्वान अलबरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था? मैंने आपको बताया अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था अलबरूनी। महमूद गजनवी का समकालीन था, महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अरबी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भी कौन था? अलबरूनी था। भारतीय इतिहास के बारे में पहला जानकार के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति था अलबरूनी। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? राइट ऑप्शन बन जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? भाई अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था मुबारक शाह खिलजी, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अमीर खुसरो के द्वारा रचित नूए सिपेहर में मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल के बारे में वर्णन मिलता है। निम्न में से किसको दस्तार बंदान कहा जाता था? दस्तार बंदान किसको कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था, उलेमा, पगड़ी धारण करने वाला। ठीक है, दस्तार बंदान का मतलब होता है पगड़ी धारण करने वाला, तो उसको क्या बोला जाता था? उलेमा। मध्यकालीन भारत के स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम, देखिए पूरा का पूरा जो सूबा होता था, पूरा जो साम्राज्य था वो सूबे के अंदर विभाजित होता था। ठीक है, और फिर सूबे को इकाइयों के अंदर विभाजित किया गया था, इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। फिर सरकार को परगना के अंदर विभाजित किया गया था और परगना के अंदर गांव आते थे। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ? सूबा, और सबसे उससे बड़ा सरकार और फिर परगना, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, परगना, सरकार, सूबा। पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो सूबे के अंदर विभाजित था, यानी कि प्रांत जिसको आप बोलते हैं, और पूरा प्रांत जो सूबा है वो अनेक इकाइयों के अंदर बटा हुआ था और इन्हीं इकाइयों को सरकार कहा जाता था। और फिर सरकार को परगना के अंदर विभाजित किया गया था और परगना के अंतर्गत क्या आते थे? गांव आते थे। फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो खुद को क्या कहता था? हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता। खुद को क्या कहता था? हिंदुस्तान का तोता कहता था, या तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तूती ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता, तूती ए हिंद, किसको? अमीर खुसरो ने खुद को कहा था। ठीक है, खड़ी बोली के विकास के अंदर अमीर खुसरो ने कौन सी बोली के अंदर? खड़ी बोली के विकास के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, काव्यशाली, फारसी जो काव्यशाली है उसका जन्मदाता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं हैं वो भारतीय पर्यावरण से संबंधित हैं। दिल्ली सल्तनत काल में तबकात ए नासिरी की रचना किसने की थी? मिनहाज ए सिराज ने की थी, मिनहाज ए सिराज। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? मिनहाज ए सिराज के द्वारा की गई थी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
डी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए, फवायदुल फवाद जिसकी रचना अमीर हसन अल शिजजी ने की है, इसमें किसकी बातचीत का वर्णन मिलता है? देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये छोड़ सकते हो आप, वैसे करना है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर? दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट, तबला का प्रचलन 13वीं शताब्दी के अंदर अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था। अमीर खुसरो ने भारतीय वीणा और जो ईरान का जो तंबूरा है उसको मिला करके सितार का आविष्कार भी किया था। सितार का आविष्कार भी किसने किया था भाई? वो भी मेरे दोस्तों अमीर खुसरो ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कब करवाया गया था? 1311 ईस्वी के अंदर करवाया गया था। और कौन थे इसके निर्माणकर्ता? इसके निर्माणकर्ता थे अलाउद्दीन खिलजी। सबसे पहले घोड़े की नाल के आकार की जो मेहराब है वो अलाई दरवाजा के अंदर प्रयोग की गई थी। ठीक है, अलाई दरवाजा के निर्माण में संगमरमर लाल पत्थर का प्रयोग किया गया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के परिसर के अंदर स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में। ठीक है, अलाई दरवाजा जिसका निर्माण कुतुब मीनार तथा क्वैतुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किया गया था। यानी कि जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का और जो क्वैतुल इस्लाम मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार हुआ करता था, उसके लिए इसको बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लागू किया था? इसका आंसर आपको भाई होमवर्क के रूप में देना है। आज हमारे पूरे 50 क्वेश्चन हो गए हैं जीके जीएस के। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी क्लासेज को टाइम से ज्वाइन किया करो। बाकी क्लासेज का टाइम आपके सामने है। हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, जीके जीएस सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ्स 9 बजे डेली लाइव। कंप्लीट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और क्लास को शेयर किया करो भाई और डेली ज्वाइन किया करो। थैंक यू।